दोस्तों हम सभी एग्ज़ाम में क्या करते हैं, तो हम जितना भी साल भर 2 साल में जो पढ़ा हुआ है एग्ज़ाम में हम उसको अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं और फिर सोचते हैं कि ये मैंने पढ़ा है या नहीं। तो इसको रिकॉल कहा जाता है। रिकॉलिंग करना मतलब जो आपने पढ़ के रखा है उसको बाहर निकालना। इसकी भी प्रैक्टिस की जाती है, रिकॉल मेमोरी की भी, कि आपकी रिकॉल मेमोरी अच्छी हो जाए। तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने पड़ेंगे। हमारे चैनल पर आपको यही कराया जाता है, आपकी रिकॉल मेमोरी को बढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस कराए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगवाए जाते हैं। तो आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर लगाया कीजिए। जितना भी पढ़ लो लेकिन याद ना रहे, आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाए तो फिर क्या मतलब होगा। इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर है और 50 में से टारगेट है सिर्फ 20 सही करने का। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 50 में से 20 सही करके दिखा पाते हैं। करते हैं वीडियो को बना के स्टार्ट। सभी मिलकर लाइक जरूर कर देना वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये होता है एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित। ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि याद रखना जीवन रक्षक हार्मोन कहला जो है स्रावित होता है यहाँ से। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है पैंक्रियाज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय क्या करेगा? अंतःस्रावी ग्रंथि भी है अग्नाशय और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अग्नाशय। जिसने भी सोचा है, टिक लगाया है, लिखा है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कौन सा कहलाता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन एक एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, अधिक ऊंचाई पर जाएंगे आप, जब पहाड़ों पर जाते हैं, कुछ दिन वहाँ बिताते हैं, तो लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वो आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव हृदय में वॉल्व या कक्षा कितनी होती हैं? संख्याएं कितनी होती हैं मानव हृदय में? तो मानव हृदय के अंदर वॉल्व या कक्षाओं की संख्या ये होती हैं 4। 4 कक्षाएं होती हैं, 4 वॉल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे 10,000 जी के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? तो स्तनपाइयों में जो स्वेद ग्रंथियां हैं ये ताप विनियमन से संबंधित है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, ताप विनियमन से संबंधित है श्वेत ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं, इनमें से कौन कौन सी? हमारे शरीर में जो पैरों की हड्डियां हैं इनमें से कौन कौन सी हड्डी है? तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर में फिबुला और टिबिया। ये दोनों हमारे पाँव में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। फिबुला और टिबिया जो हड्डी है मानव शरीर में, ये पाँव में, पैरों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है।
ईईजी का प्रयोग किस की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी, तो ईईजी का जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क की गतिविधि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मस्तिष्क की गतिविधि के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, अच्छा ये बताइए कमेंट करके कि ईसीजी, ईसीजी किसके लिए होता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, फेफड़ा या हृदय। ईसीजी किसके लिए होता है? फेफड़े के लिए या फिर हृदय के लिए? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना, ठीक है। ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। एड्रिनल ग्रंथि ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कंडरा या टेंडम किसको किससे जोड़ता है? कंडरा या टेंडम इनमें से किससे किसको जोड़ता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कंडरा या टेंडम, ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, राइट आंसर है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही, तो सर्वग्राही जो होगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी, ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है। ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग बताइए। एक का ए बी है, दूसरे का ओ है, तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा या फिर ए होगा या फिर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो गैसें श्वसन के दौरान रुधिर में जाती हैं और फिर उसको छोड़ती हैं। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, परासरण की प्रक्रिया होती है वो। ऑप्शन नंबर सी, परासरण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो मनुष्य में जो लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है उनका जीवन काल 120 दिन होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिवस होता है, जो 2 से 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए, 2 से 4 दिन राइट आंसर है। पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे है? तो जो पेस मेकर है ये हमारे दिल या हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, हृदय से संबंध है पेस मेकर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? तो नाड़ी दर सिरा, धमनी, त्वचा या तंत्रिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा धमनी, आर्टरीज से नाड़ी दर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमारे शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, डायलिसिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर क्या होती है? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार दिल या हृदय धड़कता है। ऑप्शन नंबर सी, हृदय 72 बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का, लगभग। 2-4 ऊपर नीचे हो तो घबराना नहीं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक तौर से फल पकाने वाला हार्मोन है आपका एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन प्राकृतिक तौर पर फल पकाने वाला हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो? तो यहां पर आपको जो हार्मोन दिए गए हैं, ऑक्सिन हार्मोन ऐसा बिहेव करता है कि पादप प्रकाश की तरफ मुड़ा हुआ प्रतीत हो। ऑप्शन नंबर बी। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन ये आपके कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, कवक से प्राप्त होता है, राइट आंसर है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन राइट आंसर है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो बौने पौधों को जिबरेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन के अनुप्रयोग से बौने पौधों को लंबा किया जा सकता है।
पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और पौधों में होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल राइट आंसर है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑक्सेनोमीटर जो होता है पौधों के वृद्धि दर को मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग ये आपका सेब से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर ए, सेब से संबंधित रोग है अग्नि नीरजा रोग। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो पौधों के अंदर फ्लोएम आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम जो है ये जल के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जाइलम जल के लिए जिम्मेदार होता है। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ ये जो पुस्तक लिखी गई है चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन राइट आंसर है। होम्योपैथी के संस्थापक इनमें से कौन हैं? तो होम्योपैथी के संस्थापक हैं आपके हाइनमैन। ऑप्शन नंबर बी, हाइनेमैन प्रश्न के लिए होम्योपैथी के संस्थापक के लिए राइट आंसर है। सुमेलित नहीं है, एक कोई गलत दिया गया है, आपको बताना है कौन सा। पहले सही वाले पढ़ लेते हैं, नीचे से पढ़ो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, बिल्कुल सही है। जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की, ये भी सही है। जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार किया। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कुष्ठ रोग का उपचार, कुष्ठ रोग के लिए कौन से वैज्ञानिक जाने जाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कुष्ठ रोग के लिए कौन से वैज्ञानिक। रेड डाटा बुक में किसका विवरण किया गया है? तो आपकी जो रेड डाटा बुक होती है इसमें संकटापन्न पादप और जीव जंतु का वर्णन है। किसका? संकटापन्न पादप और जीव जंतु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान के लिए लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म आता है NBRI, ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म भी। अगला क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी, देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक इनमें से कौन हैं? तो थर्मस फ्लास्क के जो आविष्कारक हैं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है डेवर, ये थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए, डेवर राइट आंसर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसके द्वारा? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है बैटरी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, बैटरी राइट आंसर है। विद्युत मरकरी लैंप में इनमें से क्या रहता है? तो विद्युत मरकरी लैंप इसमें कम दाब पर पारा भरा होता है। ऑप्शन नंबर ए, कम दाब पर पारा भरा होता है विद्युत मरकरी लैंप में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो होता है ये 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर? तो बच्चों का लिंग जो है मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करता है। पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की। ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो सबसे पहले जीवाणु का पता लगाने वाले थे ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है आपका शैवाल। ऑप्शन नंबर बी, शैवाल कहा जाता है, राइट आंसर है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने के लिए रेनिन किण्वन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास, मतलब पानी के अंदर हल्का होता है। जैसे हम भी तैरें पानी में तो हल्का महसूस होता है, ऐसा क्यों? इसका रीज़न है विस्थापित पानी के भार के बराबर पानी हटा दिया जाता है, इसलिए जो है हम हल्के महसूस करते हैं अपने आप को। पानी में हल्का हल्का लगता है, कोई भी
आप यदि तैरते होगे तो आपको पता होगा। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो नाव यदि नदी से समुद्र में प्रवेश करेगी तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी नाव, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किस में? तो जो डायनेमो है, राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में राइट आंसर है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, गर्म पानी को कांच के गिलास के ऊपर छिड़केंगे एकदम से तो वह टूट जाएगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है कि अचानक ही गिलास जो है विस्तृत होता है और इस कारण से छटक के टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अचानक एकदम से वृद्धि होगी तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी, आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि हमारे सबके घर में प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि से क्या होता है? किसको घटा देगी या बढ़ा देगी? कमेंट करके बताना है। प्रेशर कुकर में खाना जो तेजी से पकता है उसके पीछे क्या सिद्धांत है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए 10,000 जीके जीएस की, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।